डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं पाठ 14 बुद्धिमान राजा। बुद्धिमान राजा एक ऐसे बुद्धिमान राजा की कहानी पढ़ेंगे जिसने अपनी बुद्धि के द्वारा एक मुसीबत का सामना किया और उसका हल ढूंढ लिया। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, अर्थात 100 से भी अधिक वर्ष सालों पुरानी बात है। चीन में एक निर्दयी राजा राज करता था। निर्दयी अर्थात जिसमें दया न हो, दया से रहित। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी, अर्थात उसके मंत्री ने सलाह दी कि हम अपने राज्य को बढ़ा लेते हैं। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी, राजा को उसकी मंत्री की सलाह ठीक लगी और उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ अर्थात शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसके पास एक विशाल अर्थात बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो गई और उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया कि उसके आसपास, चीन के आसपास जो भी पड़ोसी देश थे वहाँ पर आक्रमण, उन पर हमला करने का आदेश दे दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए कुछ पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली कि कहीं उनके सैनिकों की भी मृत्यु हो जाए और उनके देश का भी विनाश हो जाए और हिंसा अर्थात लोगों को का मारा जाना। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारे सैनिक भी नहीं मरेंगे और उस हिंसा से बचाने के लिए उन्होंने बिना लड़े ही कुछ राजाओं ने हार मान ली और उन्होंने विजयी जो जीते हुए राजा थे, चीन के राजा थे, उनको धन और सैनिक उपहार गिफ्ट में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश के समृद्धि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत में एक कलिंग प्रदेश है, वह बहुत अधिक समृद्ध है और उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश दे दिया। किसने? चीन के राजा ने अपनी सेना को क्या कहा कि हम युद्ध के लिए जाएंगे, कहाँ पर? भारत। और भारत में कलिंग प्रदेश है, वहाँ पर अपना राज करेंगे। उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती हुई और छोटे बड़े राज्यों को, रास्ते में जो भी राज्य आए उन पर उनको रोंदती हुई, उनको कुचलती हुई आज के सिंगापुर तक पहुँच गई। इसकी सेना? चीन के राजा की सेना। और उसने वहाँ पर पड़ाव डाल दिया, मतलब अपना शिविर बना लिया। वहाँ पर समुद्र के किनारे जो सिंगापुर है वहाँ पर पहुँच गए और अपने शिविर डाल लिए। वहाँ पर चीन की सेना ने क्या किया? नौकाओं, बड़ी बड़ी नाव, जहाज़ों तथा अस्त्र शस्त्रों, हथियार का निर्माण शुरू कर दिया, हथियार बनाने शुरू कर दिया। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए चीन के राजा ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके लेके आओ। अब कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में पता चला, इस बारे में जानकारी मिली कि चीन का राजा भारत पर आक्रमण करना चाहता है और उसके पास प्रशिक्षित मतलब ट्रेन, जो प्रशिक्षण लिया हुआ था सेना ने, ऐसे सैनिक भी थे और अच्छी सैन्य सामग्री अर्थात जो युद्ध में जो सैनिकों के काम आने वाली सामग्री थी, जो सामान था वो भी थी। इसके बावजूद फिर भी वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी अर्थात आक्रमण करने वाले दल के सामने नहीं टिक पाएगी, अर्थात उनसे नहीं जीत पाएगी, इसलिए और उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। तो वह बुद्धिमान साहसी राजा कैसा था? बुद्धिमान था, साहसी था, शूरवीर था और स्वाभिमानी था, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी। तो उसने अपने राज्य के, जो उसके राज्य में बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनकी एक गुप्त बैठक बुलाई, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई कि कैसे हम अपने राज्य को चीन के राजा से बचा सकते हैं। पूरी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सलाह दी कि युद्ध सैनिक बल से नहीं जीते जाते। अगर आपके पास सैनिक बल नहीं है तो भी हम युद्ध को जीत सकते हैं, क्योंकि युद्ध बुद्धि बल से जीते जाते हैं। और गुप्त सभा, जो सीक्रेट मीटिंग थी, उनकी कई दिन चलती रही और कुछ विचार विमर्श के बाद
उन्होंने राजा को एक सुझाव दिया कि हम ऐसा करते हैं, और राजा को भी उनका सुझाव पसंद आया और सबने मिलकर उस सुझाव पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नाव सिंगापुर तट पर पहुंची, जहां पर चीन के राजा के सैनिकों ने पड़ाव डाल रखा था। वहां पर एक नाव पहुंची। तट पर, जो समुद्र तट पर था, वहां पर तैनात जो सिपाही थे चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया, उस नाव को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को, जो उसमें सवार व्यक्ति थे, उनको बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं, तो उनको चीन के राजा के दरबार में पेश किया गया। और राजा को जब पता चला कि जो पकड़े गए लोग हैं वो भारतीय हैं, तो राजा भी बहुत खुश हुआ। उसने कड़क आवाज़ में बंदियों से, राजा ने बहुत तेज आवाज़ में बंदी थे उनसे पूछा कि हमें भारत जाने का सही रास्ता और दिशा बताओ। यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। अभी सभी वृद्ध बंदी राजा के पास पहुंच गए थे। राजा ने रास्ता पूछा। अब उनमें से एक वृद्ध बंदी ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने, वृद्ध अर्थात बूढ़े व्यक्ति, तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हम आपको भारत जाने का रास्ता तो बता देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई मुसीबत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आप हमारे प्राण भी ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि राजा ने कहा था आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, अर्थात आपको मार दिया जाएगा। तो वृद्ध बंदी ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जन्म में तो हम अपनी भारत भूमि को वैसे भी नहीं देख पाएंगे। इतना कहकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और उसके साथी भी उसके साथ जोर जोर से रोने लगे। अब उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया कि मैंने तो इनसे भारत जाने का रास्ता पूछा था और ये रोने क्यों लग गए हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा देश भारत यहाँ से बहुत दूर है, और जब हम अपने देश से भारत से चले थे सिंगापुर देखने के लिए तो हम जवान थे, लेकिन अब वो सब क्या थे, बूढ़े थे। और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। और फिर क्या कहा कि हमारे अनेक साथी तो रास्ते में ही मर गए, क्योंकि हमें इतना समय लग गया, इतने वर्ष लग गए कि हमारे कुछ साथी मर गए और हम सब बूढ़े हो गए। वृद्ध ने अपने थैले में से, उसने एक थैला लिया हुआ था, उसमें से एक सुई निकाली और कहने लगा कि महाराज, जब हम चले थे तो ये बड़ी सी लोहे की छड़ थी, और वर्षों की, इतने सालों की हमने समुद्र की यात्रा की, और समुद्र में नमक के कारण हवा और पानी से गलते गलते ये लोहे की छड़ें इतनी बड़ी बड़ी केवल सुइयाँ, छोटी छोटी सुइयाँ रह गई। दूसरे वृद्ध ने अपनी टोकरी में से, वहीं पर एक दूसरा वृद्ध भी था, तो उसने अपनी टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए क्या कहा, महाराज देखिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम जब चले थे तो इस फल के बीज लेकर आए थे कि सिंगापुर के राजा को ये बीज भेंट करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में ही बीज के वृक्ष बन गए और फल भी निकल आए, अब तो फल भी रास्ते में सूख गए। मतलब उन्होंने क्या दिखाया कि भारत तो यहाँ से बहुत दूर है। अब राजा ने वृद्ध बंदियों को, तभी उनको आदेश दे दिया कि इन बुजुर्गों को, जो बंदी बनाए लोग हैं, उनको छोड़ दो। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा कि मान लो अगर हम भारत को जीत भी लेंगे, इतनी दूर है भारत, हम पहुँचते पहुँचते, हमारे सैनिक वहाँ पर पहुँचते पहुँचते बूढ़े हो जाएंगे, और मान लो हम पहुँच भी गए तो कुछ रास्ते में ही मर जाएंगे, और पहुंचकर हम अगर वापस लौटेंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए हमें भारत में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिबल के द्वारा बुजुर्गों ने कैसे अपने भारत को बचाया। अब बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया, क्योंकि कलिंग के राजा ने जो अपनी गुप्त जो सभा बुलाई थी, उसमें बुद्धिमान व्यक्तियों ने क्या सुझाव दिया था, उन्होंने ही कहा था, राजा को यह सुझाव दिया था कि नौका पर 60 वर्ष से, जो 60 साल से अधिक लोग हैं, उनको बिठा देंगे और सुइयाँ रख देंगे और पके हुए फल रखेंगे और उनका सिंगापुर भेज देंगे। तो क्या हुआ कि कलिंग के राजा की और बुद्धिमान लोगों की बुद्धि से कलिंग प्रदेश विनाश और हिंसा से बच गया। तो प्यारे बच्चों,
हमने इस पाठ से सीखा कि बुद्धि बल के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि धन के द्वारा या शारीरिक बल के द्वारा हम उसका समाधान नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी समस्या का समाधान केवल बुद्धि बल के द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।